करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम सभी लोगों को। आप सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मुझे आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा व्याधि जो है, ऐसा हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, और ये व्याधि कैसे होती है, क्या होती है, उसको हमको आयुर्वेद के हिसाब से कैसे देखना चाहिए, यह मैं सब बताने के लिए आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, पेरिफेरल वैस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। और मॉडर्न में इसको क्या बोला है, किस तरह से क्यों होता है, मॉडर्न के पैथोलॉजी हम लोग देखेंगे, आयुर्वेद की संप्राप्ति कैसे होती है, और आयुर्वेद से कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं, और आयुर्वेद की कौन सी व्याधि से ये व्याधि मैच होती है। तो इस तरह से हम चिकित्सा करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि एलोपैथी में इसका इलाज परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी में वो मैनेजमेंट करते हैं, मतलब मैनेज करके टिकाए रखते हैं, लेकिन ये परमानेंट ठीक नहीं होता है। और आयुर्वेद की चिकित्सा से परमानेंट ये बीमारी ठीक हो जाती है। और आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, मैं वही व्याधि लेके आता हूँ जिसका मैंने इलाज किया है, और मुझे सफल चिकित्सा में रिजल्ट मिला है। मैं वही व्याधि पढ़ाने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ 19 ईयर्स से, तो मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मुझे अनुभव है। मैं ऐसे ही हवा में बात करने के लिए नहीं आता। जब हमारे पास पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं, तो यह ज़्यादातर उरु स्तंभ नाम की जो व्याधि बताई है चरक संहिता में, उसी से मैच होते हैं। तो हम लोग उरु स्तंभ का कैसे संप्राप्ति हो रहा है, क्या हो रहा है, वह तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन मॉडर्न व्यू से इसको जानना पहले समझना जरूरी है, और उसके बाद में हम लोग आयुर्वेद का चिकित्सा और आयुर्वेद का डायग्नोसिस इस पर आएंगे। तो इसको पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर होता है ना, तो इसको हम लोग जब देखते हैं, तो यह दिस कम्स अंडर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। आर्टरीज का ये पेरिफेरल, पेरिफेरी में, मतलब बाहर की तरफ जो आर्टरीज रहती है, उसमें ये ऑक्लूजन हो जाता है। मतलब पैर, खासकर पैर में, पैरों में जो बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ जो आर्टरीज है, उसमें ऑक्लूजन होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। इट रिजल्ट इन रेड्यूस ब्लड फ्लो टू द आर्टरीज ऑफ लेग्स। आर्टरीज आप लोग को पता है कि ऊपर से नीचे जाती है और प्योर ऑक्सीजन लेके जाती है। अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अति प्रवृत्ति संगो व शिराणम ग्रंथियो पीवा, ऐसा बताया। विमार गमनम चापी स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम, ऐसा बताया है। तो यहाँ पर संग संप्राप्ति होती है। संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, और ब्लड फ्लो जो रहता है वो रिड्यूस होने लगता है। कम कम मात्रा में आर्टरीज से ब्लड जाने लगता है, और इसका रिजल्ट से क्या होगा, मतलब जब खून कम जाएगा तो वहां पैर में शुष्कता आने लगेगी। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्लूजन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है पैरों में। उसी तरह से इट कैन अफेक्ट ट्रंक एंड आर्म्स ऑल्सो। यह मतलब पूरे बॉडी में भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। इट इज मैनिफेस्टेड एज सडन स्पाजम। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जब आते हैं ना, तो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर, इन दोनों में एक समानता पाई जाती है कि स्पाजम हो जाता है, कड़क हो जाते हैं मसल्स। जैसे कि पैर के जो काफ मसल्स है वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगे, स्पाजम हो जाएगा पूरी उसमें। हाथ में भी अगर होगा तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टोइड मसल पूरी तरह से स्पाजम हो जाएंगे। तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं। डीवीटी में भी रहते हैं, लेकिन वहां पे वेन्स का रहता है, थ्रोम्बोसिस। यहाँ पर आर्टरीज का हुआ है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर में सडन स्पाजम, ऐसे कंडीशन आने लगते हैं। अब इसमें जो हो रहा है, संप्राप्ति हो रही है, एलोपैथी के पैथोलॉजी हो रही है, वो क्या हो रहा है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज कॉमन कॉज अबाउट 60 ईयर्स। 60 साल के बाद में जो आर्टरीज होती है वहां पर प्लेक फॉर्मेशन होता है, सारा स्त्रोतोरोध होता है, सारा मतलब जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है ना, आर्टरीज, पैरों की भी आर्टरीज, वहां पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। स्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है वहां पे। हम इसको आयुर्वेद में बोलेंगे कि रक्तगत आम, रक्तगत आम ने जाके सारे रक्त वाहिनियों को ब्लॉक कर दिया, वो भी पेरिफेरल, बाहर की तरफ जो है वहां पे ब्लॉक कर दिया है, और वहां पे प्लेक फॉर्मेशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे पैथोलॉजी होने लगती है। सीन इन पेशेंट हु आर ओबेज एंड इनएक्टिव। जो लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और जो काम धंधा नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हैं दिन भर, या फिर कुर्सी पर बैठे रहेंगे, बेड पे बैठे रहेंगे, वो लोगों को ये ज्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे व्यायाम नहीं है, और आयुर्वेद की दिनचर्या में बताया कि व्यायाम करना बहुत जरूरी है। जो लोग चलना फिरना कुछ नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, इन लोगों को ये ज्यादा होता है। इसी तरह से प्लेक्स डेवलप ऑन द वॉल्स ऑन आर्टरीज विच में नैरो द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे आर्टरीज के बीच में, जो अंदर अंदर है ना, वो पूरे आर्टरीज के अंदर के पूरा रास्ता है, वहां पे पार्थिवता आ जाती है। मतलब आयुर्वेद में उसको पार्थिवता, पार्थिव अंश बोलेंगे। वो पूरी तरह से फिर क्या होता है कि आर्टरीज का जो ये रहता है, अवकाश रहता है, जैसे कि
हॉलो आर्टरीज है, तो इसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो गया, पूरा आधा भर गया, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बहुत कम होने लगता है। तो ल्यूमेन जो होता है, मतलब अंदर का जो ये जो फ्लो होता है ना आर्टरीज का, ल्यूमेन जिसमें फ्लो होता है, वह ल्यूमेन कम होने लगता है, और इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वह कम होने लगता है। बहुत कम मात्रा में ब्लड जा सकता है, क्योंकि प्लेक, अब इस तरह से ये बोलेंगे कि संग हो रहा है और बहुत ज्यादा मतलब ब्लड फ्लो करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग रही है। अब इसके कॉजेज देखेंगे तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे सिगार रहता है, चिलम रहता है, फिर गुड़गुड़ी रहता है, तो स्मोकिंग जो रहता है ये कॉज रहता है। और डायबिटीज, डायबिटीज भी एक कॉज रहता है। जिनको मधुमेह रहता है तो उनकी जो आर्टरीज रहती है वो बहुत ज्यादा शिथिल हो जाती है, लूज पड़ जाती है, और उसमें भी पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर, यह डायबिटीज वाले पेशेंट में भी दिखने को मिलता है। इसी तरह से जब ब्लड में बहुत ज्यादा होम्योसिस्टिन नाम का जो पदार्थ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल रेंज उसका 6.3 टू 15 माइक्रोमोलिक्यूल पर लीटर ऐसा होता है, तो वो अगर ज्यादा पाया जाता है तो ये हम लोग पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में पता चल जाता है। तो अगर हाई होमोसिस्टिन होगा बहुत ज्यादा ब्लड में, तो इसकी वजह से भी ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और प्लेक फॉर्मेशन ये सब होने लगेगा, और ये पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर होने लगता है। इसी तरह से जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो जहां पर चाहिए, मतलब मसल्स को भी काम करने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो जब नहीं मिलेगा तो इश्चमिक चेंज होने लगते हैं, वो मतलब सूखने लगते हैं बहुत ज्यादा, और उसके वजह से इश्चमिक चेंजेस होते हैं वो सडन हो सकते हैं या ग्रेजुअली धीरे 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 होने लगते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कभी कभी क्लॉट फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, और यह बहुत ज्यादा मतलब तकलीफदायक रहता है। आर्टरी में गुठली गुठली जैसा जमा होने लगता है, ब्लड जो रहता है क्लॉट होने लगता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगता है। इसी तरह से ये किसको और होता है, तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनको आर्टेरियल फिब्रिलेशन होता है, या फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर रहता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर में आप लोगों को पता है कि ब्लड क्लॉट होना बहुत जरूरी है, उसमें जितने फैक्टर्स है उसमें अगर विकृति है तो यह क्लॉट फॉर्मेशन अंदर ही अंदर होने लगेगा। उसी तरह से वेस्कुलाइटिस, मतलब यहाँ पर आर्टरीज का जो इन्फ्लेमेशन होता है वह होने लगता है, तो ये कंडीशन होते हैं। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीजेज में कौन में कॉज बाय थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आल्सो, जो थोरेसिक आउटलेट रहता है ना वो आर्टरीज का, वहां पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसी तरह से इसमें कौन कौन से आर्टरीज में ही हो सकता है, तो फीमरल आर्टरी इसमें हो सकता है, ये उसमें भी अगर कोई ऐसे संप्राप्ति हो रही है, पैथोलॉजी हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है। पॉप्लिटियल आर्टरी में हो सकता है, सारे आर्टरी आर्टरी है, टिबियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी, इनमें ऑक्लूजन होता है। ऑक्लूजन का मतलब यह है कि वहां पे अंदर ही अंदर कुछ कचरा जमा हो गया है जो विकृत है, और संग नाम की संप्राप्ति हो रही है, और ये हमें दिखता है। कभी कभी ये सब क्लेवियन आर्टरी रहती है वहां पर भी दिखता है, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस में वेन्स में दिखता है, वेरिकोज वेन्स में वेन्स में दिखता है। और वेरिकोज वेन जैसे पैर में हुआ तो नीचे से ऊपर जब ब्लड आ रहा है तो वेन्स में वॉल्स रहते हैं वह डैमेज हो जाते हैं, वह वेन्स की बीमारी है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी वेन्स की बीमारी है। ये आर्टरीज की बीमारी है जिसमें प्योर ऑक्सीजन जा रहा है और उसमें ऑक्लूजन हो रहा है, मतलब वो रास्ता ब्लॉक हो रहा है, रास्ता कम हो रहा है, और इसलिए ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अभी आप लोग को इतना बेसिक चीज समझ गया होगा। इसी तरह से यह सिम्टम्स विल ऑकर ओनली 70% ऑफ द आर्टरीज ब्लॉक। अगर 70% ब्लॉकेज हो रहा है और 30% ब्लड जा रहा है, तब ये वेसल्स रहते हैं वह बढ़ने लगते हैं। ब्लड यहां से नहीं जा रहे तो दूसरे रास्ते से जाओ, और दूसरे रास्ते से कोलेटरल्स तैयार होने लगते हैं। इन सडन ऑक्लूजन दिस विल नॉट हैपन। जो सडन ऑक्लूजन अगर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया तब नहीं होगा, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये हो रहा है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो ग्रेजुअली दो दूसरे आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वो वहां से ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। ये बॉडी का मैकेनिज्म है, बॉडी प्रोटेक्ट करती है, बॉडी कहीं ना कहीं से रास्ता निकालने का कोशिश करती है। अब इसमें क्या दिखता है कि पेन होता है बहुत ज्यादा, पैरों में हो गया तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, सूजन हो जाएगा, और फिर जो बोलते हैं नमनेस, मतलब बाध्यता, पैरों में बाध्यता ऐसा नमनेस आने लगेगा, पैरों में ठंडे पड़ेंगे, कोल्डनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, पैर पूरे सूज जाएंगे। उरु स्तंभ की जो व्याधि है ना वही ये सारे मैच करती है। लेकिन हम उरु स्तंभ पढ़ते हैं कि कफ मेद, और मतलब ये हम लोग पढ़ते हैं कफ मेद और
उसमें और क्या रहता है, तो कफ मेद और रक्त की दुष्टि रहती है, वात की दुष्टि रहती है। कफ मेद और वात ये प्रधानता रहती है, और रक्त की भी दुष्टि रहती है। ऐसा हम लोग उरु स्तंभ में पढ़ते हैं। और पूरी तरह से उर प्रदेश है वह पूरा फीमर से लेकर नीचे तक पूरे पूरा कमर तक पूरा स्तंभित हो जाता है, और उसमें पंचकर्म निषेध बोला है। लेकिन इसको विस्तार से कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक, मतलब जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग तो बताते ही नहीं है कि इसको पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर इसके अंडर में ला के, और फिर हमें ये समझना चाहिए कि ये उरु स्तंभ हुआ क्यों है। या अगर अच्छे से कॉलेजेस में पढ़ाया जाए तो ना, जो नए नए प्रैक्टिशनर्स हैं या पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है कि उरु स्तंभ होता क्या है, इसमें आर्टरीज में कैसे एक्लूजन होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कैसे होता है, प्लेक फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बताया ही नहीं जाता, इस पर चर्चा ही नहीं की जाती है। कोई बात नहीं। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि इसमें मसल्स में हमेशा लगता है कि थकावट लग रही है, मतलब जिसको बोलेंगे मसल्स में ग्लानी, बहुत ज्यादा थकावट फीलिंग होती है। उसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी जब भी करता है इंसान, चलता है फिरता है बैठता है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, मतलब नमनेस बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्लूजन और ज्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, क्योंकि मसल्स को डिमांड है और रास्ता ब्लॉक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है। फिजिकल एक्टिविटी के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब रेस्ट करता है इंसान, आराम करता है, विश्रांति करता है, तब उसको थोड़ा आराम पड़ता है, क्योंकि ब्लड फ्लो का पूरा रास्ता, जैसे आर्टरीज है ना, उसमें ऑक्लूजन हो गया है, पूरा कचरा जमा हो गया है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होकर प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, ब्लड फ्लो बहुत कम कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा है, 70% तक ही मतलब ब्लॉकेज है, और 30% ही वहां से ब्लड जा रहा है। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर कोई नॉन मेडिकल लोग भी है तो उनको भी समझ जाएगा कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ऑक्लूजन क्या होता है, और पेरिफेरल जो आर्टरीज रहती है, मतलब जो बाहर स्किन की तरफ जाने वाली आर्टरीज है, उसमें ही ये ज्यादातर पाया जाता है। इसी तरह से अगर पेशेंट अगर थोड़ी देर चलेगा, थक थक जाएगा, उसके पैर दुखने लगे, फिर वो 5 मिनट रेस्ट लेगा, फिर चलेगा, फिर वो थक जाएंगे, मतलब ऐसा उसकी कंडीशन रहती है। इसी तरह से पेशेंट जो है वो अपने सारे सिम्टम्स खुद ही बताता है कि मेरे पैर में सूजन है, मेरे पैर में मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है, चप्पल पहना है या फिर मतलब शूज पहने हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि उसने चप्पल भी पहने है। अगर हवाई चप्पल पहन के, बाटा का जो चप्पल पहन के जा रहे हैं, तो चप्पल कहीं गिर जाए उसको पता ही नहीं चलेगा, उसकी उंगली कट जाए, उसकी उंगली में पिन लग जाए, चोट लग जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा, इतना ज्यादा नमनेस बढ़ता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो नर्वस कंडक्शन है वो भी हैम्पर हो जाता है। इसी तरह से पेशेंट को ना ये बताता है कि काफ मसल्स में, थाइज मसल्स में बहुत ज्यादा सूजन है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, ऐसा उसको होता है। जहां पर उसको सेंसेशन है वहां पर वो सेंसेशन बताएगा, जहां पे नमनेस है वहां तो वो कुछ बता ही नहीं सकता है। इसी तरह से स्किन में ये पेरिफेरल ऑक्लूजन होने की वजह से पूरा रेडनेस आता है या ब्लैकनेस हो जाता है, पूरा काला पड़ जाता है, ऐसा हमें उरु स्तंभ में दिखता ही है। तो उसकी वजह से हील होने में उसको, जब रेडनेस हो गया, पूरा काला काला पड़ गया, पिगमेंटेशन होने लगा, कभी कभी अल्सरेशन होने लगता है, वहां पे पानी आने लगता है, सूजन होने लगता है, जख्म होने लगता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो हीलिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। कट गया या चोट लग गई तो वो हील नहीं होता है इतना जल्दी, इसलिए ना इसको बहुत सारे महीने लगते हैं। और कभी कभी मसल्स की एट्रोफिक चेंजेस होती है, मसल्स सूखने लगते हैं, जो क्षयात्मक संप्राप्ति है। अगर ना खेत में पानी नहीं जा रहा है तो खेत कैसे सूख जाता है, तो वायु जो है वो वृक्ष गुण से वहां पे सुखाने लगता है पूरे, तो मसल्स में बहुत ज्यादा एट्रोफिक चेंज होते हैं, मसल्स सूखने लगते हैं, ऐसा सिम्टम आता है। इसी तरह से, और इसमें हमें पंचकर्म भी नहीं देना है। उरु स्तंभ में अगर पंचकर्म दिया तो ये बढ़ जाता है, तो इसमें सारा चिकित्सा जो है ना वो शोधन कैसे करना है बिना पंचकर्म के, वो मैं आगे बताऊंगा। और वो ऑक्लूजन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस उसको निकालने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पंचकर्म के बिना करना है। अगर पंचकर्म कर दिया तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि हम चिकित्सा कैसे करेंगे अभी आगे मैं अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरह से ऑक्लूजन जो रहता है आर्टरीज में, कॉमन जो आर्टरी रहती है, पॉप्लिटियल आर्टरी रहती है, फिर फेमरल आर्टरी रहती है, टिबियल आर्टरी रहती है, फिर पेरोनियल आर्टरी रहती है, सब क्लेवियन आर्टरी रहती है। यहाँ पर ऑक्लूजन हो जाता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी तरह से कभी कभी अगर पुरुष जो रहते हैं, मतलब मेल्स रहते हैं, उनमें इम्पोटेंसी भी आ जाती है। अगर वहां पे जो मतलब जो ये जो रहता है टेस्टिकुलर आर्टरीज रहती है, वहां पे अगर ऑक्लूजन हो गया तब तो इतना डेंजरस कंडीशन होगा कि इम्पोटेंसी आ जाएगा, उसको इरेक्शन ही नहीं होगा, उसको स्पर्म भी नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सीरियस बीमारी है।
इसी तरह से रीनल आर्टरी ब्लॉकेज अगर हो गया तो फिर वो उसके वजह से बीपी बढ़ जाता है, रीनल फेलियर होने की कंडीशन आ जाती है। तो यह हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर यह इंटरनल आर्टरीज को भी करता है। ऐसे पेरिफेरल तो नाम है, पेरिफेरी में होगा, लेकिन ये ऑक्लूजन बढ़ते 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 बढ़ते, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ते बढ़ते इंटरनल आर्टरीज को भी ये पूरा कवर कर लेता है। अब इसका डायग्नोसिस अगर देखेंगे, डायग्नोसिस ऑफ पीवीडी, इसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर या पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर इस तरह से नाम होता है। तो इसका हम लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे? क्लिनिकली अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन, स्किन देखेंगे तो पूरा काला पड़ गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह वातरक्त है, ठीक है, उनका मत सही है, वातरक्त जैसे संप्राप्ति होती है, लेकिन वातरक्त संधियों में ज्यादा होता है। यहाँ पर वात और रक्त की आवरण जन्य संप्राप्ति है, लेकिन ये उरु स्तंभ से ज्यादा मैच होता है। उसी तरह से हम लोग सिम्टम्स देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पल्स रेट सब जगह देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, सब जगह पल्स रेट देखते हैं। उसी तरह से बीपी देखते हैं, दोनों हाथ में बीपी वो लगा के, बीपी अपरेटस लगा के देखते हैं, पैरों का अपरेटस लगा के देखते हैं कि वहाँ पैरों का ब्लड प्रेशर कैसा है, हाथ का कैसा है, तो उससे हमें पता चलता है। अगर हमें एंकल में ब्लड प्रेशर कम है, एंकल जॉइंट में हाथ से आर्म से कम है, तो इसका मतलब है कि ब्लड जो है पैरों में जा रहा है वो कम जा रहा है, इससे हमें पता चल जाता है। प्रेशर से हमें पता चल जाता है, हाथ में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल ही है लेकिन ज़्यादा है, और वहाँ पैरों में कम है एंकल जॉइंट के पास, तो इसका मतलब वहाँ पे ब्लड कम जा रहा है। यह डायग्नोसिस करने से हमें पता चल जाता है, यह क्लिनिकली हमें पता चलता है। इसी तरह से प्रेशर जो रहता है, हमें ब्लॉकेज रहता है ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि बीपी जो फ्लक्चुएट होना, कम ज़्यादा होना या कांस्टेंट रहना, ये हाथों का तो नॉर्मल रहता है, पैरों में ये कम है प्रेशर। उसी तरह से डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है, आर्टेरियल डॉपलर कराया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, आप लोग को मालूम होगा, उससे हमें पता चल जाता है कि प्रेशर कैसा है, ब्लड फ्लो कैसा है। वो हमें डॉपलर जो इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड है, आर्टेरियल डॉपलर टेस्ट, उससे हमें पता चलता है, या डॉपलर करके अल्ट्रासोनोग्राफी करके भी हमें पता चल जाता है। इसी तरह से आजकल एमआरआई एनजीओ ये है, फिर सीटी एनजीओ, मतलब एक एक आर्टरीज को हमें पता चल जाता है। एमआरआई एनजीओ, सीटी एनजीओ, ये करके बहुत हाई टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, उससे भी हमें पता चल जाता है। उसमें कोई जख्म वखम नहीं होता है, ऊपर से इमेज ले लेते हैं और पता चल जाता है कि कौन सी आर्टरी कहाँ कितना परसेंट में यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या ये प्लेक फॉर्मेशन हो गया है। इसी तरह से एंजियोग्राफी भी किया जाता है। जो वेस्कुलर सर्जन होते हैं, जो लोग आर्टरीज पे ही काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, वहाँ पे कोई डाई छोड़ते हैं और उसका फिर इमेज ले लेते हैं, तो वो डाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जैसे हार्ट का करते हैं एंजियोग्राफी, उसी तरह से एंजियोग्राफी करके फिर एक्सरे में डाल के और वो देखते हैं। उसी तरह से एमआरआई एनजीओ जो रहता है उसको एमआरए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो रहता है ना, उसी को एमआरए, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी ऐसे बोला जाता है। एनजीओ ये ग्राफी मतलब चेक करना है, और प्लास्टिक मतलब ऑपरेशन करना, यहाँ पे एंजियोग्राफी किया जाता है। उसी तरह से ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, हिमोसिस्टिन नाम का जो एक लिक्विड है, मतलब हार्मोन है, वो चेक किया जाता है ब्लड में, उसका लेवल कैसा है वो चेक किया जाता है। उसी तरह से कभी कभी स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस, इसमें भी हो सकता है, स्पाइनल कैनाल जो रहता है उसका स्टेनोसिस हो गया, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया यहाँ पे स्पाइनल कैनाल में, उसके वजह से भी यह हो सकता है, तो हमें वो भी चेक करना चाहिए। अब इसमें ट्रीटमेंट आयुर्वेद का मॉडर्न में तो इसमें क्या करते हैं कि ये करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, और ब्लड थिनर देते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा ब्लॉकेज है तो वहाँ पे कभी कभी बाईपास करना पड़ता है। मतलब उनके चिकित्सा जो है वो हम उधर नहीं जाएंगे, हम आयुर्वेद की चिकित्सा पे करेंगे, क्योंकि वो लोग की चिकित्सा जो है ना, वो काट पीट सर्जरी, ये करो, ब्लड थिनर दो, ये दो, वो दो, पेन किलर दो, ये सब है। हम उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं। तो इसमें जब हम आयुर्वेद की चिकित्सा में आते हैं तो इसमें उरु स्तंभ की चिकित्सा, उरु स्तंभ जैसे सारे सिम्टम्स जो चरक संहिता को लिए उसमें उरु स्तंभ के सारे मैच होंगे। उसी तरह से वात रक्त की भी चिकित्सा हमें करनी पड़ती है, क्योंकि वायु और रक्त इसका आवरण जन्य संप्राप्ति दिखती है, हेतु वैसा किया जाता है, सेवन किया जाता है, और वात रक्त हो सकता है या उरु स्तंभ हो सकता है। तो इसमें हमें रक्त प्रसादन करने वाली चिकित्सा देनी है, ब्लड को अच्छा करने वाली, और रक्त पाचक जो है
वो देना है। रस पाचक ये दवाई देना है। इसी तरह से कफ मेदोहर वातानुलोमन चिकित्सा, कफ पे और मेद पे और वातक वायु का अनुलोमन करने वाली चिकित्सा करना चाहिए। इसी तरह से अगर 80% ऑक्लूजन है तो उसके बाद में हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो एलोपैथी में तो बाईपास कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कोई आर्टरी अगर पॉप्लिटल आर्टरी का कोई प्रॉब्लम है तो वो पॉप्लिटल आर्टरी का वो कर देंगे। इसी तरह से फेमरल आर्टरी का है तो उसका वो चिकित्सा कर देंगे। मतलब अलग अलग चिकित्सा रहती है, तो उस हिसाब से हमें ये करना पड़ता है। पॉप्लिटल आर्टरी अब देखिए कि कहाँ पर है, मैं आप लोगों को ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ कि फेमरल आर्टरी का है, पॉप्लिटल आर्टरी का है। आप एनाटॉमिक बुक करिए, मैं हाथ की तरफ ये पैर की तरफ कर रहा हूँ, तो आप केवल दिमाग में ये मत लाइए कि पैर में ही होता है, ये पूरे बॉडी में हो सकता है। सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ होता है, अगर मैं बोलूँगा पैर में है तो आप लोग वहां देखेंगे, ऐसा नहीं है। सब क्लेवियन आर्टरी ऊपर रहता है, पॉप्लिटल आर्टरी कहाँ रहता है आप लोग ढूंढिए। मतलब मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, तो मैं बस बोल रहा हूँ लेकिन मेरा हाथ नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब चीज पैरों की तरफ ही बोलूंगा। ये उरुस्तंभ होता है तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है। पॉप्लिटल आर्टरी कहाँ रहता है, ये आप लोगों का होमवर्क है। मतलब मुझे हंसी आ रही है, सॉरी। तो इसी तरह से अब हम इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, तो वात्रक की चिकित्सा करेंगे, उरुस्तंभ की चिकित्सा करेंगे, अलग अलग जैसे जैसे कंडीशन रहेंगे वैसे करेंगे। उसी तरह से कफ मेदोहर वातानुलोमन चिकित्सा करेंगे, रक्त प्रसादन चिकित्सा करेंगे। कुछ मैं दवाइयां बताता हूँ, एक गाइडलाइन है कि इन ऐसा हम लोग चिकित्सा करते हैं तो फायदा होता है। इसके अलावा आप लोग और सर्च करिए, मैं क्योंकि और सर्च करता हूँ, मेरे पास अलग अलग पेशेंट आते हैं, पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, उससे अलग अलग हमें चिकित्सा मिल जाती है। मैं वो अपने फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो इसी तरह से सहचरादि कषायम है, इसका बहुत बढ़िया काम होता है। 45 ml सुबह, 45 ml शाम को सहचरादि कषायम देने से फायदा होता है। इसी तरह से चीर बिलवादी कषायम, यह क्या करता है, रक्तगत आम का पचन करता है, रक्त वाहिनियों को शुद्ध करते जाता है। कषाय जो रहते हैं ना, ये सारे पित्त का, रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है, और रक्त के मृदु पाक से क्या बनती है, सिराएं बनती है। तो हमें रक्त धातु पे काम करने वाली और आम का पचन करने वाली, यह आम दोष ही है जाके सभी जगह से ब्लॉकेज कर रहा है। तो वैसे देना है गुगुल तिक्ता कषायम देना है 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। इसी तरह से वरुणादि कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। रसोनादि कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, ये देना है। इसी तरह से कुछ गुटिकाएं हैं, तो एकेटी जो रहता है, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, क्योंकि ये गुगुल कल्प है ना, ये लेखन कार्य करता है। जितना भी मैंने कहा कि ल्यूमेन कम हो गया है, ऑक्लूजन हो गया है, तो गूगल कल्प है वो लेखन करके पूरी तरह से क्लिनजिंग करता है। हमने गूगल का श्लोक पढ़ा है, उसमें लेखनो विशदो ऐसे बताया है, लेखन कार्य करता है, पूरा कचरा को निकालता है पूरी तरह से और दोषों को शमन करता है। इसलिए त्रिफला गुगुल है, अमृता गुगुल है, कैशोर गुगुल है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से व्योषादि गुगुल है, वह आम का पचन करते जाता है, स्त्रोतोरोध को दूर करते जाता है। इस तरह से नवक गुगुल है, यह मेद को, जो विकृत मेद है, कफ है, उसको पूरी तरह से क्लिनजिंग करता है। तो इसलिए दो दो गोली ये सब देना है। षडधरण टैबलेट है या षडधरण चूर्ण है, इसको दो दो गोली सुबह शाम गोली फॉर्म में देना है, या आप एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, 10-10 ग्राम की मात्रा में अगर दे दें तो उससे भी बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से यहाँ पर तिक्त रसात्मक सारे द्रव्य देने हैं, तो उसमें रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, मांस पाचक दीजिए, मेदो पाचक दीजिए। यह न पूरी तरह से स्त्रोतस को शुद्ध करता है। या तो सारे पाचक मिला के काढ़ा बना के दीजिए, नहीं तो कटु पटोल आदि पटोल कटु रोहिणी आदि कषायम है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पटोल आदि चूर्ण है, जो भी तिक्त रसात्मक द्रव्य है ना, वो सारा आम का पचन करता है, स्त्रोतोरोध को दूर करता है। इसी तरह से विरेचन चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करता है। रक्त मोक्षण जो है, अशुद्ध रक्त को निकालता है और बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसमें स्नेहन स्वेदन नहीं करना है, हमें स्नेहन स्वेदन किया कि व्याधि और ज्यादा बढ़ती है। कफ का और मेद का और वायु का आवरण होता है एक दूसरे पे। आपने उरुस्तंभ पढ़ा है तो आवरण जन्य संप्राप्ति होती है। आपने अगर वहां पे थोड़ा भी तेल लगाया तो कफ और बढ़ेगा, और उसके वजह से उरुस्तंभ अगर है तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वातरक्त है तो आपको वहां विरेचन करना है, रक्त मोक्षण करना है। मतलब हर पेशेंट अलग अलग रहता है। पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर करके पेशेंट आ रहा है, लेकिन वह कभी उरुस्तंभ का हो सकता है, कभी वातरक्त का हो सकता है, कभी वहां पे कफ मेद और वायु इसका अवरोध हो सकता है, आवरण जन्य संप्राप्ति होती है, कभी कभी क्षयात्मक संप्राप्ति होती है। कोई भी व्याधि पहले आवरण जन्य होती है, बाद में वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति होने लगती है। तो इसी तरह से आसवरिष्ट में देखेंगे तो वहां पर अर्जुनारिष्ट, अगर हृदय कमजोर है, रक्त वाहिनियां कमजोर है और उसकी वजह से हो रहे, तो अर्जुनारिष्ट जो है वह रक्त वाहिनियों को बल देता है, उनके वॉल्स को बल देता है। अर्जुनारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, मृद्विकारिष्ट है,
द्राक्षारिष्ट है, द्राक्षासव है, ये आसवरिष्ट का भी बहुत बढ़िया काम होता है। तो हम लोग टेम्पररी कनकासा वगैरह देते हैं, महामंजिष्ठादि को देते हैं, लेकिन वह टेम्पररी रहता है। अगर पूरी तरह से करना है तो इसमें हमें ये विरेचन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। वायु का अनुलोमन भी करता है, विरेचन चिकित्सा ही ज्यादा इसमें कार्यकारी रहता है, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध है। और तो फिर क्या होता है कि जितना हमने दूषित पित्त निकाला, टॉक्सिन्स निकाले, उतना रक्तवाहिनी शुद्ध होती जाती है। इसी तरह से गोमूत्र का सेवन अगर करा दिया जाए तो गोमूत्र में क्या होता है, क्षार होता है। आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, गोमूत्र पिया तो, और मूत्रम दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, ऐसे बोला है। तो गोमूत्र रहता है वो क्षार होता है ना, सारे आर्टरीज में फैल जाता है, और जितना भी प्लेक फॉर्मेशन है, कचरा जमा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल से अटेरोस्क्लेरोसिस प्लेक को है, वो पूरी तरह से क्लींजिंग करता है। तो इसलिए गोमूत्र पीना सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग गोमूत्र को पीना सही मानते हैं उनके लिए तो अमृत समान है गोमूत्र। जो लोग नहीं मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चिकित्सा के पर्पज से बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो इसको हम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को मेडिसिन के रूप में इसको देते हैं, तो ये ऑक्लूजन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से गोमूत्र हरितकी करके एक दवाई आता है, वो 1-1 चम्मच सुबह शाम दे दिया जाए तो यस्य न माता तस्य माता हरितकी। हरितकी जो है वो माता की तरह रक्षा करती है, आर्टरीज, वेन्स और पूरा सिस्टम को वो बल देती है, रसायन का कार्य करती है, शोधन का कार्य करती है। तो इसलिए, और दशमूल है वो वात कफ संप्राप्ति को भंग कर देता है, तो इसीलिए कफ वात को भी ठीक करता है और मेद को भी ठीक करता है, बैलेंस कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर दशमूल हरितकी का बहुत अच्छा रहता है, दशमूलारिष्ट का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। इसी तरह से उद्वर्तन करना, अब इसमें हम पंचकर्म नहीं कर सकते हैं, हमें कफ का विलयन करना है, मेद का विलयन करना है, इसलिए उद्वर्तन चिकित्सा करना है। तो त्रिफलादि चूर्ण है या आरगवध्य कषाय में आप देखिए बहुत सारे चूर्ण है, उसको लेके रगड़ना है पूरे बॉडी पे। जितना रगड़ेंगे उतना पसीना आएगा, और वो जितना संप्राप्ति, मतलब वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर, वहां पर संघ नाम की संप्राप्ति है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है पूरा आर्टरीज में, तो वहां पर कफ और मेद, आर्टरीज के बीच में कफ, मेद और आम जो है उसको पिघलाना जरूरी है। तो उष्ण वीर्यात्मक जितने भी दवाइयां हैं उसको लेके रगड़ना है। रगड़ने से क्या होगा, उद्वर्तन करेंगे ना सुबह सुबह, तो उससे सारा पिघल जाएगा, कफ, मेद और आम पिघल जाएगा। आम का भी पचन होगा, क्योंकि उद्वर्तन खुद ही एक प्रक्रिया है जो आम का पचन करता है। ये बहुत बढ़िया काम करता है। एलादि चूर्णम उद्वर्तनम, इतना बढ़िया काम करता है। इसी तरह से आरगवध्य अध्याय में बहुत सारे बताए हैं, कम से कम 100-150 हैं, उसमें से बहुत सारे द्रव्य लेके और जो जो अवेलेबल है सबसे उद्वर्तन करने से पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर में बहुत बढ़िया काम करता है। और अप्रोक्सीमेटली हम लोग को आधा किलो इतना चूर्ण लेना चाहिए और पूरा उद्वर्तन करना चाहिए। जब उद्वर्तन कर रहे हैं तो एक पॉलिथीन बिछा दें और फिर रगड़ के पेशेंट को 4-5 लोग रगड़े, या खुद भी रगड़ सकते हैं, ऐसे पूरे बॉडी में रगड़ना है जहां जहां ये ऑक्लूजन हुआ है। और फिर जो गिरता है पॉलिथीन पे, फिर से उसको लेके उद्वर्तन करते जाना है। सूखा पाउडर को ही रगड़ना है, या फिर उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए थोड़ा सा, और उससे रगड़ना है, जैसे उपटन लगाते हैं। अगर सूखा पाउडर से रगड़ेंगे तो और बेस्ट रहता है। यहाँ पर कफ और मेद और आम, इनको पचाना है, स्त्रोतोरोध को दूर करना है। इसी तरह से वैतरण बस्ती जो है, वैतरण बस्ती में आप लोगों को पता है कि गोमूत्र रहता है 100 ml, इमली का पानी रहता है, गुड़ का पानी रहता है 50-50 ml, इसका हम लोग बस्ती देते हैं। 200 ml तक रहता है। जो क्रूर कोष्ठी है उनको हमें 750 ml तक देना पड़ता है। तो वैतरण बस्ती से पूरा कोष्ठ शुद्धि होता है। जितना कोष्ठ शुद्धि होगा, नाली में बहुत ज्यादा कचरा अटका है तो एक जगह से नाली साफ कर दिया जाए, तो फिर उससे थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है, फिर कचरा आया तो फिर साफ करो। इस तरह से हम साफ सफाई करते जाते हैं, तो ये पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। इसी तरह से कुछ और द्रव्य है जिसका हम लोग बस्ती दे सकते हैं। तो उसमें ये जो माक्षिक है, मतलब ये हनी है, वह ले लेते हैं 150 ml, वो ले लेते हैं। उसी तरह से लवण ले लेते हैं 15 ग्राम, कोई भी सिंधा नमक लीजिए या नॉर्मल नमक ले लीजिए, और मूर्छित तेल डालिए। उसी तरह से सरसों का जो कल्क होता है वह 15 ग्राम डाल दीजिए। फिर धान्याम्ल जो रहता है, कांजी रहता है, वह 200 ml डाल लीजिए। फिर दही का मंड, दही का ऊपर का पानी 200 ml ले लीजिए, और गोमूत्र डालिए, इसको 75 ml। मैं फिर से बताता हूँ, इसका अगर बस्ती दिया ना तो ये पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मेरे सर का आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, इससे बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि पंचकर्म इसमें निषेधित है। तो उद्वर्तन, विरेचन
और ये बस्ती, यही सब सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो इसलिए मधु लीजिए 150 ml, फिर लवण ले लीजिए 15 ग्राम, मूर्छित तेल ले लीजिए, कोई भी मूर्छित तेल, तिल तेल ले लीजिए, एरंड तेल ले लीजिए, या फिर सरसों का तेल जो मूर्छित करके है 150 ml, 150 ml ले लेना है। और सरसों का कल्क होता है वो 15 ml ले लेना है। फिर धान्याम्ल कांजी जो रहता है वो 200 ml, और उसी तरह से दही का मंड जो है वो 200 ml, और गोमूत्र 75 ml, मतलब सब मिला के 800 ml तक, इतना क्वांटिटी में हमें बस्ती दे देना है। बस्ती जब प्रत्यागम होगा तो इतना सारा कचरा निकाल के लेके आते हैं, मतलब वो जब आएगा ना इतना बढ़िया। और लवण भी है, तो लवण जो है सूक्ष्म स्रोतोगामी, सारे स्रोतों से शुद्धि करते लाता है। पूरा जो वेस्कुलर ऑक्लूसिव ऐसे पैथोलॉजी है पूरी तरह से शुद्ध हो के आ जाता है, ये देना है। इसी तरह से जब हमने ये साफ सफाई कर दिया, शोधन कर दिया, पेशेंट को रिलीफ मिलने लगा, पेन अच्छा होने लगा, रेडनेस वगैरह सब कम होने लगा, उसके बाद में इसमें रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो रसायन के लिए क्या करना है, तो वर्धमान पिप्पली रसायन, आप लोगों को पता है कि एक पिप्पली पहले लेना है, फिर दूसरा 2 लेना है, फिर 3 लेना है। उसमें 3 टाइप बताए वर्धमान पिप्पली रसायन के। तो जो चरक संहिता में वर्धमान पिप्पली रसायन है उस तरह से करना है। और यह क्या करता है कि कफ और वायु इसको हरता है, मतलब कफ और वायु और मेद को भी दूर करता है, उसका शमन करता है। इसीलिए कफ वात हर ऐसा प्रोटोकॉल समझ के हमें वर्धमान पिप्पली रसायन का प्रयोग करते हैं। तो पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर में बहुत बढ़िया काम करता है। पिप्पली जो है वो ग्रहणी कला पे भी अच्छा काम करता है। पिप्पली जो है वो प्राणवश स्रोतस में भी अच्छा काम करता है। पिप्पली जो है वह यकृत और प्लीहा पे भी काम करता है। और पिप्पली जो है वो रक्तवश स्रोतस में सबसे बेस्ट दवाई बताइए। आप लोग पिप्पली का द्रव्य गुण में देखिए तो रक्त प्रसादिनी बोला है, रक्त का प्रसादन करती है। जो ऑक्लूजन हो गया, आर्टेरोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन है, उसमें पिप्पली का प्रयोग, जो शुंठ मरीज पिप्पली में रहता है वह पूरी तरह से आर्टरीज वेन्स को क्लीन कर देता है। यहाँ पर आर्टरी का पैथोलॉजी है, आर्टरीज को हमें क्लींजिंग करना है। तो पिप्पली जैसा श्रेष्ठ दवाई कोई भी नहीं है, लेकिन पिप्पली का कंटिन्यू यूज नहीं होना चाहिए। संक्षेपतः क्रिया को निदान परिवर्जनम, क्या उसने हेतु सेवन किया है, वात्रक जैसे वायु और रक्त को दूषित करने वाले सेवन किया है, उरुस्तंभ को करने वाले, वो सारा निदान परिवर्जन करना है, वो तो एक पार्ट हो गया। दूसरा वर्धमान पिप्पली रसायन से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से गुड़ अदरक प्रयोगम, इसका प्रयोग करेंगे तो कफ वातहर चिकित्सा है। और रसायन की तरह गुड़ और अदरक का सेवन कंटिन्यू करना है, बहुत दिनों तक करना है, उससे भी पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से गुग्गुल रसायनम, गुग्गुल का रसायन के रूप में आप चिकित्सा कर लीजिए। 2-2 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। मेरे सर बताते हैं, जमदग्नि सर ऐसा बताते हैं कि पंचतिक्त घृत गुग्गुल, इस त्रयोदशांग गुग्गुल, फिर ये जो है महायोगराज गुग्गुल, फिर उसके बाद में योगराज गुग्गुल, एकेटी अमृता गुग्गुल, कैशोगो त्रिफला गुग्गुल, इसमें से एक गुग्गुल कल्प ले लीजिए और इसको सालों साल आप रसायन के रूप में 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए। एकेटी भी चलाए ना तो पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर में बहुत बढ़िया काम होता है। उसी तरह से शिलाजित, शिलाजित का प्रयोग करते हैं तो ये त्रिदोष हरम रहता है। और शिलाजित रसायन के रूप में कंटिन्यू सेवन करना है, तो ये पूरा ऑक्लूजन है जो संग संप्राप्ति है उसको खोल देता है, आर्टरीज पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। इसलिए शिलाजित का प्रयोग करता है वो, क्योंकि क्लेद को दूर करता है, कफ और वायु को शमन करता है, इसलिए उससे फायदा होता है। इसी तरह से अभ्यामलक रसायनम है या ब्रह्म रसायनम है। ब्रह्म रसायनम के कंटेंट्स देखेंगे तो वो आर्टरीज और वेन्स को बहुत बढ़िया काम करते हैं, मतलब क्लींजिंग करके उसको बैलेंस कर देते हैं, मेंटेन रख देते हैं। तो मतलब आर्टरीज का जो ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, जो अंदर के जो वॉल रहते हैं उसको ठीक करते हैं, ल्यूमेन को जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए जितना मात्रा में उसको परफेक्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने बीपी के पेशेंट को दिया है रसायन काल में, तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से ठीक हो गया। मैंने कोरोनरी हार्ट ब्लॉकेज में ब्रह्म रसायन का प्रयोग करवाया है लोगों से, आर्टेरियल ब्लॉकेजेस जो है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस, वो ठीक हो गया है। हार्ट का जो ये रहता है मतलब ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन वो अगर कम है तो ब्रह्म रसायन का सेवन करने से इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो गया है। इसी ब्रह्म रसायन तो हार्ट के लिए एकदम बेस्ट है, पूरा रक्तवश स्रोतस को एकदम जीवन कार्य देता है, जीवन देता है, इसलिए ब्रह्म रसायन का सेवन कराना है। मैंने ऐसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, ये सारे कंडीशन में मैंने दिया है जिसमें बलून जैसा, एन्यूरिज्म में बलून जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब आर्टरीज जो रहती हैं बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, इसलिए बलून फॉर्मेशन होता है, वो भी वायु की वजह से होता है। इस तरह से ये जो रहता है
अवेस्कुलर नेक्रोसिस, उसमें भी ब्रह्म रसायन का बहुत बढ़िया काम करता है। उसमें स्वर्ण कल्प भी देते हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस में, स्वर्ण मालिनी वसंत है, सिद्ध मकर ध्वज है, सारे वसंत कल्प दे सकते हैं। यहाँ पर हमें रक्त धातु को ये करना है, शुद्ध करना है, रक्तवास स्रोत को शुद्ध करके रक्त वाहिनियों को अच्छा करना है। रक्त वाहिनियों को अच्छा करने के लिए, रक्त प्रसादन करने के लिए चंद्रकला रस, ताप्यादि लो बहुत बढ़िया है। वो रक्त धातु को गाढ़ा करता है, बेस्ट। गाढ़ा मतलब अगर पतला है ब्लड थिनर से, अगर ब्लड थिनर बहुत दिन तक इसमें दे दिया है तो उसको गाढ़ा करना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी में लाना, इसलिए ताप्यादि लौ देते हैं। इकोस्प्रिन चल रहा है, डिस्प्रिन चल रहा है, पेशेंट को लेने दीजिए। हम लोग ताप्यादि लौ या चंद्रकला रस से उसको बैलेंस करते हैं। रस पाचक, रक्त पाचक, ये हम सब दवाइयाँ देते हैं। लेकिन एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। वो लोग सर्जरी करेंगे, कितना बार सर्जरी है कि छोटे छोटे आर्टरीज सब ब्लॉकेज है तो कितना बार सर्जरी करेंगे। ब्लड थिनर के अलावा उनके, या एंटी कोआगुलेंट के अलावा उनके पास कोई इलाज ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ये ऐसे ही होगा और फिर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो इस्चेमिक चेंजेस होगा, नेक्रोसिस होगा, पैर सूख जाएगा एट्रोफिक चेंजेस होने की वजह से। उसका इलाज ही नहीं है। आयुर्वेद में फिर क्या होता है, आमावस्था निकल गया उसके बाद में हम लोग तिक्तक शीर बस्ती या शीर बला तेल का ये बस्ती शुरू कर देते हैं, या फिर हम लोग चंदन मला लाक्षादी तेल का बस्ती देते हैं। जितना स्नेहन होगा उतना आर्टरीज में लौचिकता आएगी और वो सारा कचरा जो है वो पच जाएगा और पूरी तरह से बस्ती चिकित्सा जो है, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, ये खुद ही शोष्यमान्य वर्णी को बढ़ाती है तो भूख लगने लगता है पेशेंट को, और आर्टरीज वेन्स को सॉफ्ट करके पूरा कचरा निकाल देती है। इसी तरह से इसमें त्रिफलादी क्वाथ का अगर हमने अनुपान के रूप में कोई भी एकेटी दे रहे हैं, त्रिफलादी क्वाथ दे दीजिए, या पटोलादी क्वाथ, इसका अगर हमने अनुपान दे दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से गोमूत्र भावित गुग्गुल जो है उसका भी प्रयोग अगर हम लोग पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर में करते हैं बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अग्नि को हमें ठीक करना है। और इसमें फुट केयर, अगर पैरों में ये प्रॉब्लम है तो पैरों का रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर नमने से अगर कहीं कट गया, कहीं जख्म हो गया तो वह ठीक नहीं होगा, तो फुट केयर करना बहुत जरूरी है। तो हमें हमेशा पेशेंट का ये फीट देखना है, उसका क्रैक है क्या, कॉर्न है क्या, मतलब कदर जो बोलते हैं कि डेड सेल होके वहां इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो पैर रोज धोना बहुत जरूरी है। गर्म पानी, कोष्ण जल है ना, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें उसको पूरी तरह से साफ करके और उसको सुखाना बहुत जरूरी है। पानी जमा भी नहीं रहना चाहिए पैरों की उंगलियों में, पूरी तरह से साफ, नहीं तो सड़न पैदा हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन तो कम है ही इसमें, तो इसलिए पैरों को साफ करके उसी तरह से सुखाना जरूरी है। इसी तरह से अगर ड्राई स्किन है बहुत ज्यादा तो कोई तेल से अभ्यंग करिए, जैसे कि कोट्टम चुक्की आदि तेल है, मुरीवणा तेल है, वो पेन किलर भी है, वेदना शमन भी करेगा और फिर यहाँ के मतलब स्नेहन भी करेगा। कोट्टम चुक्यादी तेल है, मुरीवणा तेल है, चंदन बलालाक्षादी तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, कोई भी तेल से स्नेहन करना बहुत जरूरी है, अभ्यंग करना बहुत जरूरी है जहां पर भी हुआ है। मैं केवल पैरों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, पूरे बॉडी में भी, ट्रंक में भी हो सकता है, कहीं पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से कॉटन के कपड़े पहनना, सूती कपड़े पहनना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने टाइट जीन्स पहना, बहुत ज्यादा मतलब सिंथेटिक कपड़े पहने तो उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। इसलिए सूती का कपड़ा जो रहता है उसमें अगर वो एक्सपांड भी हो रहा है पैर स्वेलिंग की वजह से तो कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह से शूज भी जो रहते हैं फिटिंग वाले शूज पहनने चाहिए, टाइट शूज नहीं पहनना है, नहीं तो वो और ज्यादा प्रेशर करके और ज्यादा ब्लॉकेजेस कर सकता है। इसी तरह से शूज को हमें जो सेलेक्ट करना है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसी तरह से स्वेदन कर्म नहीं कराना है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हम स्वेदन कर्म कर देंगे, हम पंचकर्म कर देंगे, वमन करा देंगे, वमन घृतपान करा के और फिर हम लोग विरेचन करा देंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर विरेचन भी करना है तो त्रिवित लेहम या मतलब ऐसे द्रव्य देने जो ज्यादा स्नेह की जरूरत ना पड़े। हमें यहाँ कोष्ठ शुद्धि करना है, तो क्लासिकल वमन विरेचन बस्ती पंच ये सब नहीं करना है। यहाँ पर जैसी अवस्था रहती है वैसे पंचकर्म करना है। तो मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया। आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं और ये ठीक हो जाते हैं पेशेंट, एलोपैथी में तो इसका इलाज नहीं है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यहाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंटरेक्टिव सेशन जो होता है जूम पे उस पर भी आइए, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके पास ऐसे जब पेशेंट आते हैं
मॉडर्न का जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स लेके सब रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स लेके एमआरआई वगैरह लेके आते हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर देख के घबराना नहीं है कि इसका क्या इलाज है, एलोपैथी में तो ये देते हैं वो देते हैं, आयुर्वेद में क्या देते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमारे पास रस पाचक रक्त पाचक किस लिए दिया है? पटोल इंद्र कुट की रसगत आम का पचन करता है, रक्तगत आम का पचन करता है, और उसके बाद में इतनी सारी दवाइयां हैं ना, अब्रक भस्म है इतना बढ़िया काम करता है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, ताप्यातिलो है, चांदी का भस्म है, इतना बढ़िया बढ़िया दवाई होके आप लोग क्यों डरते हैं? आप लोग के पास तो सब चीज है, बस आप लोग को ये नहीं बताया जाता है कि इस बीमारी को कैसे समझना है, कैसे चिकित्सा करना है। जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए तो 2 मिनट का काम होगा समझना और करना, लेकिन इसको टाइम लगता है, ये बात याद रखिएगा। कोई भी बीमारी एक दिन में ठीक नहीं होगा। जब बीमारी बनने में टाइम लग रहा है तो ठीक होने में भी तो टाइम हमें देना ही पड़ेगा ना थोड़ा। किसी ने किसी का नाम है किसी के पास, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा है किसी के पास, इस नाम से फेसबुक पे आईडी है, ये लिख रहे हैं कि पाठक सर व्हाट्सअप नंबर हो तो सेंड कर दीजिए प्लीज। जी मैं जरूर करूंगा, लेकिन आपका असली अच्छा मैं सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया, एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ता हूँ। मैं सारे कमेंट्स एक बार फिर से पढ़ता हूँ, मैं गड़बड़ा गया। आर के मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर माधव मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मेरे को वो दिखाई नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी के पास पाठक सर का नंबर है तो दीजिए, मेरे को लगा कि वो उस नाम से आईडी बनाए, सॉरी। डॉक्टर माधव मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा तबानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग हो रहा है तो मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गुरदीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। अगर आपको ये विषय जो है मेरा अगर अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत साल से प्रैक्टिस किया है, मुझे ये चीज़ समझ आ गया, लेकिन जो नए वैद्य हैं नए डॉक्टर हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ आए तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके एक बार और पढ़ा दूंगा, उसका चिंता मत करिए। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जागृति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि गौर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद पंचाल जी बोल रहे हैं कि सर सूक्ष्म त्रिफला और त्रिफलावटी में क्या डिफरेंस है? सूक्ष्म त्रिफला में त्रिफला का चूर्ण लेते हैं और त्रिफला का काढ़ा का 45 बार भावना देते हैं, थोड़ा सा कज्जली डालते हैं, तो जितना वो मर्दन होता है और भावना संस्कार होता है उतना वो पोटेंट होता है, तो वह बेस्ट एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। त्रिफलावटी में नॉर्मल त्रिफला का पानी डाल के गोली बना दिया या गुगुल डाल दिया और उसका गोली बना दिया, तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें भावना संस्कार ज्यादा होता है, कम मात्रा में कम दिन में ये पूरा बहुत अच्छा काम कर देता है, इसलिए सूक्ष्म त्रिफला उसका नाम ही है सूक्ष्म त्रिफला। वैद्य पूर्वेश जी बोल रहे हैं कि सर जी दुविधा को दूर करें, पेरिफेरल ऑक्लोसिव डिसीज सर फिक्स है कि लोअर लिम्ब में होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है, ये अपर लिम्ब में भी हो सकता है। तो क्या इसे भी उरुस्तंभ भी कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसको हम वात्रक कहेंगे या कफ मेद और वायु इसका आवरण जन्य संप्राप्ति कहेंगे। जो उरुस्तंभ व्याधि उरु संधि में होता है, ऐसा टेक्स्ट बुक में है, लोअर लिम्ब में ठीक है तो लक्षण उरुस्तंभ के साथ कंपेयर हो रहे हैं। तो मैंने ये बोला ही नहीं कि पेरिफेरल ऑक्लूसिव डिसऑर्डर इज इक्वल टू उरुस्तंभ, मैंने कहा कि बहुत सारी व्याधियां इनसे मैच हो रही है। तो पेरिफेरल अब ये हाथ में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, सिर में भी हो सकता है, फेस में भी हो सकता है। पेरिफेरल वेस्कुलर ऑक्लूसिव डिसऑर्डर फेस में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आर्टरीज का ब्लॉकेज हो गया तो ये चेहरा काला पड़ जाएगा, वैसे सिम्टम हो। तो वात्रक तो कहीं भी आर्टरीज का है, पेरिफेरल आर्टरीज में हो रहा है, ये कहीं पर भी होता है। तो यही दुविधा क्लियर कर लीजिए कि पैरों में ही होगा तो हमें वो देखना है कि आयुर्वेद का वो वात्रक है क्या, आयुर्वेद का वो मतलब उरुस्तंभ है क्या, या आवरण जन्य संप्राप्ति है या शयात्मक संप्राप्ति है, क्या संप्राप्ति है, उस हिसाब से हमें समझना है। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ये बोल रहे हैं सर चिलब्लेंस स्वेलिंग एंड इचिंग ऑन फिंगर्स इन कोल्ड ट्रीटमेंट। अब इसमें स्वेलिंग है और इचिंग हो रहा है ना, तो आप सबसे अच्छा है कि अगर सूजन आ रही है तो पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा मंडूर ये दे दीजिए। इचिंग अगर हो रही है तो कंडुग्नगण है, सरसों का तेल, नीम का पत्ता, ये बहुत बढ़िया काम है।
फिर ऐसे ही जो इचिंग को, हल्दी का लेप, ये सब हम करेंगे तो इचिंग ठीक हो जाएगा। और स्नेह लगा दिया तो ठीक हो जाएगा। और स्नेह में आप सरसों का तेल लगाएं, नारियल का तेल लगाएं तो बहुत बढ़िया काम है। स्वेलिंग अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पे पुनर्नवा या गोक्षुर, वायवरना, जो शोथग्न दवाएं हैं, या सिंपल सिंपल मैं तो ऐसे करता हूँ। ऐसे पेशेंट मेरे पास जब आते हैं ठंडियों की वजह से, स्वेलिंग और इचिंग फिंगर्स में अगर हो रहा है, तो मैं सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे देता हूँ। मतलब एकेटी मतलब अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल। मेरे पेशेंट को तो इससे ही बहुत अच्छा फायदा होता है, ज्यादा सोचने का नहीं। ये हमारा सिंपल सिंपल चीज दे दिया, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर वर्षा पटेल जी बोल रही हैं कि ब्रह्म रसायन गर्भावस्था में किस मंत्र से प्रयोग करना चाहिए, किस कंपनी का सुरक्षित रहेगा, कृपया मार्गदर्शन करिए। तो मैं किसी कंपनी का बारे में नहीं जानता हूँ वर्षा जी, मुझे माफ कर दीजिए। और यह गर्भावस्था में पहले दिन से भी शुरू कर दिया जा सकता है। ब्रह्म रसायन जो ऑथेंटिक चरक संहिता में बताया है उस तरह से बनाया हुआ आप गर्भावस्था में पहले दिन से भी दे सकते हैं। और वह अग्नि के हिसाब से डोजेस कम या ज्यादा देना है। रसायन काल में देंगे तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, ब्रेन अच्छा रहेगा, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बच्चे होते हैं, पहले के जमाने में लोग बहुत बुद्धिमान होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि ब्रह्म रसायन खिलाया जाता था। तो ये बहुत बेस्ट है। कंपनी का पूछेंगे तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने 2005 के बाद कोई कंपनी प्रोडक्ट यूज करना ही बंद कर दिया, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। उसके लिए मुझे क्षमा करिए। डॉक्टर योग्या यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। हाँ, अब ये समझ आया। डॉक्टर हितेश चौहान जी बोल रहे हैं किसी के पास पाठक सर का व्हाट्सएप नंबर हो तो सेंड कर दीजिए। तो मैं अभी नंबर ही दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं अभी नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको। इसी तरह से डॉक्टर सपना डिमरी जी बोल रहे हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आयुर्वेद चिकित्सा के लिए। ये आयुर्वेद के चिकित्सकों को सिखाया नहीं जाता। आयुर्वेद के चिकित्सक भटकते रहते हैं कि इसका क्या इलाज है, किसका इलाज है। हितेश जी बोल रहे हैं कि मैम आपके पास सर का व्हाट्सएप नंबर हो तो सेंड। मैं खुद ही कर देता हूँ, आपको मैम से क्या लेना है, मैं ही दे देता हूँ। अभी रुकिए 2 मिनट। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर। डॉक्टर अजय पटीदार जी बोल रहे हैं कि सर आई नीड जमदग्नि सर नोट्स। आप जमदग्नि सर के नोट्स मांग रहे हैं, मैं तो जमदग्नि सर को मानता हूँ कि मुझे जमदग्नि सर इतने अच्छे सर है ना, जमदग्नि सर इतने बढ़िया सर है ना, उनके जैसा तो गुरु आज तक कोई नहीं मिला जिन्होंने अपना नॉलेज छुपाया नहीं। जो आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, सारा जमदग्नि सर का ही संस्कार है। सर ने कभी नहीं छुपाया, मैं भी नहीं छुपाता हूँ, मैं सब बता देता हूँ। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि सर षडधरण चूर्ण कैसे कार्य करता है और कहाँ कहाँ दे सकते हैं। सूक्ष्म संहिता में आमाशयगत वात और उरु स्तंभ के लिए बोला है। तो आपने खुद ही आंसर दे दिया। आमाशयगत वात में काम करता है ना, पूरा कोष्ठ की शुद्धि करता है। आपने खुद ही बता दिया उरु स्तंभ में काम करता है। आपने खुद ही बता दिया, आंसर तो खुद ही है। मैं षडधरण चूर्ण पे एक लेक्चर ले चुका हूं। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से ले लूंगा, यूट्यूब में है, आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पे है। डॉक्टर दीना ज्योति शेट्टी जी का क्वेश्चन है कि पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन में क्या ट्रीटमेंट है। अब पैंक्रियाज में अस्थि धातु का विमार्गमन है, तो इसमें हमें क्या करना है, घृतपान कराना है। महातिक्त घृत है, गुगुल तिक्त घृतम है, जितना घृतपान कराएंगे और पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे। चरक संहिता खोलिए, पित्तज ग्रहणी देखिए, उसमें भूनिम्बादि चूर्ण, किरातिक्तादि चूर्ण, विरेचन की चिकित्सा, जो जो पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा है वह सब देंगे और घृतपान ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। कभी कभी पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन में दाढ़ीमादी घृत, कटुकादि घृत, यह देख के मैंने ठीक किया है, तो मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि कटुकादि घृत, दाढ़ीमादी घृत से या फिर ताप्यादि लौ, वरांग क्षार, कौटजादि शिला जतु ऐसे द्रव्य देने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर रवि राजपूत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनल अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग, आकांक्षा जी या कोई भी, मैं जो पढ़ाता हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ क्या? आप लोग के दिमाग में कुछ ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ या आप लोगों को नहीं समझ आप लोग मुझे पूछिए कि ये गलत है आपका कॉन्सेप्ट। मैं जो पढ़ाता हूँ वो बहुत अभ्यास करके पढ़ाता हूँ, बहुत मेहनत रहती है, मुझे 3-4 घंटे पढ़ना पड़ता है। सर के जो लेक्चर्स रहते हैं, हमारे जमदग्नि सर के मराठी में लेक्चर्स रहते हैं, वो मैं सुनता हूँ, उसको समझता हूँ, फिर मैं आप लोग के पास आता हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग को लगता है आप मेरे विचार से सहमत नहीं है तो आप बोलिए, उस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सर के विचार से बता रहा हूँ। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। डॉक्टर श्रेया जी बोल रही हैं हाइपरटेंशन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मैं बताऊंगा, अभी इंटरेक्टिव सेशन में आएंगी श्रेया जी तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे।
डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, नाइस सेशन, थैंक यू सर। सर डायबिटीज में हनी देना है क्या? बिल्कुल नहीं देना है। डायबिटीज में हनी देंगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसको डायबिटिक कोमा भी हो सकता है। आजकल का हनी तो सब बेकार ही आ रहा है, उसमें शुगर एडल्ट्रेटेड करके दिया है। हनी तो देना ही नहीं है बिल्कुल भी डायबिटिक पेशेंट में। डॉक्टर, और आप हनी के अलावा घी दीजिए ना पेशेंट को। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि वेरिकोज अल्सर अगर आप डेवलप हो गया तो कैसे ट्रीट करें? वेरिकोज अल्सर जो है ना उसमें सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग प्रश्न पूछे, और उसमें कैलाश जीवन और हल्दी इसका लेप लगाते हैं तो बहुत वेरिकोज अल्सर हील होता है। और उसमें हमें शोधन कर, रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यादि लौ, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस, बहुत सारी दवाइयां हैं जो वेरिकोज अल्सर को ठीक करता है। जात्यादि तेल या व्रण रूपक तेल का हम ड्रेसिंग करते हैं, बहुत अच्छा काम होता है। आप अगर पेशेंट बताएंगे तो मैं और अच्छे से आपको प्रिस्क्रिप्शन टाइप बता सकता हूँ। डॉक्टर कुलवरण सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं कि सर एक लेक्चर एटॉपिक डर्मेटाइटिस पे दे। मैं जरूर लूंगा, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रहे हैं सर आपकी मेहनत दिखती है हमको, आप कितनी कोशिश करते समझाने की सिंपल लैंग्वेज। जी मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरे हैरिसन की बुक खोलता हूँ, वो पूरा पैथोलॉजी पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ कि मेरा जो लेक्चर है वो फर्स्ट बीएमएस का भी बच्चा देखे, कोई इंजीनियर देखे, कोई पेशेंट के पेरेंट्स देखें, उनको भी ये चीज़ समझ आए। मतलब ये चीज़ आयुर्वेद है ना, सिंप्लीफाई करके अगर हम बताते हैं तभी समझ आता है। तो मेरी कोशिश है कि विद्वान से विद्वान लोग पढ़ें, समझे, और मतलब मेरी बात को समझे, और जो छोटा बच्चा भी है उसको भी मेरी बात समझ आए कि रक्त धातु क्या होता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है आर्टरीज में, वेन्स में, ये सिंपल चीज सभी को समझ आना चाहिए। डॉक्टर मोहित जी बोल रहे हैं कि चिलबियंस में ट्रीटमेंट एक बार और बता दीजिए, अगर उसमें अल्सर होने लगे तो क्या करेंगे? तो इसमें मैंने बताया ना कि इसमें शोधन करते हैं, जैसे मृदु विरेचन कराते हैं। अल्सर होने लगे तो सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी मैंने बताया ना, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये हम देते हैं। इचिंग हो रहा है तो सरसों का तेल और चंदन, हल्दी और नीम, इसका कल्क बना के या चूर्ण अगर मिलता है उसको सरसों के तेल में लगा के लगा देते हैं, पूरी तरह से वो स्वेलिंग और इचिंग खत्म हो जाता है। और सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल ये देते हैं, पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। अगर चेहरे पे हो रहा है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ठंडी की वजह से इचिंग और ये हो रहा है, तो सिंपल सिंपल शब्द लगाइए, घी लगाइए, या फिर आप ये कैलाश जीवन लगाइए, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर इलिया जी बोल रहे हैं कि डायबिटिक ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम नहीं है, मैं बता दूंगा। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि मुख रोगाधिकार गोमूत्र हरित का प्रयोग करना चाहिए, आप करिए ना, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर दीना ज्योति जी थैंक यू, डॉक्टर मनीषा जी थैंक यू। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग के पास ना ये कलेक्शन होना चाहिए, ये सारा व्याधियों को पढ़ के और अपने नोट्स बनाए हुए, ताकि आपके पास कभी पेशेंट आए तो आपको ये भी होना चाहिए कि आयुर्वेद में तो हमें सिखाया नहीं गया। आयुर्वेद में कहाँ लिखा है? आयुर्वेद में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को वो चश्मा नहीं सिखाया गया, चश्मा नहीं दिया गया कि आयुर्वेद से कैसे व्याधियों को समझा जाए, आयुर्वेद से कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि आयुर्वेद में गूढ़ अर्थ में सारे चीज लिखे हैं, रस धातु, रक्त धातु, ये सब लिखा है, लेकिन इसको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता, इसलिए हम लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि आयुर्वेद में तो इसका इलाज नहीं है, पेशेंट नहीं आते। अरे पेशेंट कैसे आएंगे? आप पेशेंट को ठीक ही नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट आएंगे कैसे? पेशेंट, अब मैं जो बता रहा हूँ इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आप खुद ही दवाई निकाल लेंगे और पेशेंट को ठीक करेंगे, पेशेंट ठीक होंगे तो आपके पास लाइन लगेगी। आप लोग को कोई भी और भी व्याधि समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बोलिए, मैं आप लोग के लिए सिंप्लीफाई करके उसको बताऊंगा। हाँ ठीक है, तो मेरा क्योंकि पीएचडी, एमडी पीएचडी हुआ है, तो मैं ना और मैं अपने गुरु लोगों के पास सीखा हूँ, पूरा आयुर्वेद संहिताएं पढ़ी हैं, टीकाएं पढ़ी हैं, तो मैं, आप कोई भी व्याधि बताएंगे मैं हैरिसन निकालूंगा, हैरिसन की बुक से पूरा पढ़ के और आयुर्वेद के ग्रंथ से पढ़ के उसको बना के और बता दूंगा। और मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है अपने सर के पास अपना, वह सब मैं मिला के और सर के नोट्स दिखा के, नोट से ऐसे निकाल के उस पूरा सार भाग बताता हूँ। और इसका ये मत सोचिए कि कल मैं बताने के लिए आ रहा हूँ, इसका रिजल्ट आ रहा है। सारे चिकित्सक जो हैं आयुष दर्पण के, सभी को रिजल्ट आ रहा है और सभी सक्सेसफुल हो रहे हैं। डॉक्टर हितेश चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बॉबी जी थैंक यू। डॉक्टर अजय जी बोले एटॉपिक डर्मेटाइटिस मैं बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम हो गया है, मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिए, 8:15 बजे हम लोग फिल्म मिलेंगे, हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं, वहां मैं आपको बताता हूँ।
प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, तरक्की करिए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं मैं।